मित्रों नमस्कार, मैं नवनीत फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आज हमारे दो अजीज़ मित्र अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बंधु जी से। चलिए बंधु जी। मेरा नाम पुष्कर बंधु है। मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी सेकंड ईयर में हूँ। इसके पहले मैंने बीएचयू से पढ़ाई की। बीएचयू से मैंने हिंदी साहित्य में एमए और बीए दोनों ही डिग्री प्राप्त किया और उसके बाद मैं नेट जेआरएफ हुआ। उसके बाद यहाँ पीएचडी करने का मुझे उसको अवसर प्राप्त हुआ। मेरे गाइड यहाँ पर भीम सिंह जी हैं, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ और वहाँ की प्रतिनिधि हिंदी कवि और उनकी कविताओं पे पीएचडी कर रहा हूँ। तो बंधु जी, मैं इस सिलसिले में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। बीएचयू जो कि हिंदी का गढ़ माना जाता है, तो इस तरह से किस तरह से आप तुलना करेंगे एक बीएचयू जो कि प्रख्यात विश्वविद्यालय है और हैदराबाद जो उतनी फेमस नहीं है बट इट्स गेनिंग इट्स पॉपुलरिटी, इस संदर्भ में आप किस तरह से रिसर्च के भाव में अगर देखा जाए तो दोनों में आपको क्या और समानता दिखती है? देखिए, निश्चित तौर पे बीएचयू का तो अपना एक स्थान है, लेकिन मैं नहीं समझता कि गढ़ जैसा कोई चीज़ होता है कहीं के लिए भी। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि कुछ सालों से देख रहे हैं कि 2015 के लगभग बाद से और कुछ साल और पहले चला जाऊं तो जेएनयू बीएचयू को बीट करते हुए और अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अपना स्थान है और अपना डीयू का तो है ही। लेकिन कुछ सालों से यहाँ पर हैदराबाद में जो हिंदी का क्रेज़ बढ़ रहा है, कुछ हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर निकले हैं, जो रवि रंजन सर हैं, यहाँ पर वी कृष्णा सर हैं, जो कि हमारे अभी वर्तमान में डीन भी हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पर यह है कि रिसर्च के मामले में तो मच बेटर है बीएचयू, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह से यहाँ कम नहीं आका जा सकता। प्रतिभा नहीं, प्रतिभा का कहीं कोई कमी नहीं है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी और जितनी मात्रा में यहाँ पुस्तक उपलब्ध है, मुझे नहीं लगता कि बीएचयू में लगभग संभव हो। लेकिन बाकी बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इवन में भी यहाँ उतनी बुक नहीं होगी, क्योंकि मैं कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी घूम चुका हूँ। तो मित्रों, कुल मिला के बात यह है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और बीएचयू हम इसमें कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके अपने अपने प्रख्यातियां हैं। बीएचयू में भी अपनी एक इनकी विरासत रही है और एचसीयू इज राइजिंग, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी। और रही बात, ये महोदय हमारे उर्दू डिपार्टमेंट से हैं, ये अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे। याकूब भाई कुछ बोलिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है, मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने पीजी उर्दू रेल यूनिवर्सिटी से किया था। हाँ, उसके बाद मैंने यहाँ एमफिल में दाखिला किया। वाह वाह। तो देखिए भाइयों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हैं याकूब, इस्लाम धर्म के ये मानते हैं, लेकिन हैं ये रामपुर से। यही हमारी भारत है, यहाँ की यही विविधता है। ये हैं रामपुर से, लेकिन याकूब साहब हैं। तो मैं इनसे सिंपल ये कहना चाहूँगा, आप दोनों काफ़ी गहरे मित्र प्रतीत होते हैं, तो हिंदी में उर्दू का क्या भूमिका है, यह मैं जानना चाहूँगा। यह किस तरह से अलंकृत करती है? तो मुझे बताना पड़ेगा हिंदी में उर्दू की क्या भूमिका हाँ, नहीं, है। इनका अगर कुछ देखा जाए, आप किस तरह से देखते हैं कि उर्दू का क्या रोल है हिंदी में? इस सवाल का आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, अब हिंदी में उर्दू का क्या रोल है ये हाँ, जहाँ तक रिसर्च की बात है, क्योंकि आप दोनों अब रिसर्च स्कॉलर हैं, दोनों का अलग अलग फील्ड है। हिंदी भाषा की जब मैं बात करूं तो ये 18वीं शताब्दी या कहें कि मोटा मोटी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद से ही हिंदी और उर्दू लगभग अलग मानना चाहिए। उसके पहले जो हमारे सदल मिश्र थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, उसके पहले तक हिंदी उर्दू लगभग एक था। हमारे यहाँ हिंदी उस ढंग का हिंदी नहीं था जो आज हम खड़ी बोली के रूप में यूज़ करते हैं। उस समय का हिंदी पहला था कि पुरानी हिंदी, फिर भक्ति काल में एक अलग दौर चला, फिर रीति काल का एक अलग दौर चला। आज जो हम जिस बोली भाषा में बात करते हैं, जिसको कि हम स्पेशल हिंदी कहते हैं, उसका ओरिजिन मुख्य रूप से अकबराबाद, जो कि आगरा, मेरठ और दिल्ली वाला जो रीजन है, मेन हिंदी वहीं का कहा जाता है। तो वहाँ की हिंदी को और उर्दू को वहाँ से हम मतलब अलग कर सकते हैं। बाकी हिंदी और उर्दू में साहित्य में तो मुझे नहीं लगता कोई खास उनका है, क्योंकि हिंदी का प्रारंभ भी हम अमीर खुसरो से करते हैं। अमीर खुसरो से ही हम हिंदी को एक तरह से मतलब कि उसको प्रारंभ हुआ मानते हैं। बाकी तो फिर अपना एक है ही। और आज के दौर में तो बहुत से ऐसे हिंदी उर्दू गज़लकार हैं या उर्दू के लिखने वाले हैं जो हिंदी में बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे जयसी साहब हैं, हिंदी में कितना बड़ा स्थान है, मुझे नहीं लगता। भक्ति काल में एक स्तंभ है, वो प्रेम के पीर की कवि के रूप में जो जाने जाते हैं। तो आपके शब्दों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो कहा जाए तो यह एक ही सिक्के के दो पहलू। निश्चित। अगर दोनों को अलग अलग देखा जाए तो हमारे पास एक सिक्का नहीं होगा। अलग देखने के लिए है कि अगर उसको लिटरेचर के रूप में हम अलग कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि भावनाएं या रस या किसी भी तरह से वो दोनों साहित्य अलग है। तो याकूब जी, आप हमें कृपया दर्शकों को ये बताइए, जो आप अब रिसर्च स्कॉलर हैं, एमफिल आपका कंप्लीट है, सरकार ने इस साल से एमफिल हटाकर डायरेक्ट पीएचडी कर दिया है, तो अपने आप को एक शोधार्थी मानिए, रिसर्च स्कॉलर हैं आप। तो उर्दू के लिए बेसिकली अगर कुछ चंद बिंदुओं में कहा जाए, जो किसी भी छात्र को जो है मास्टर्स कर चुके हैं एमए उर्दू में, उनको दाखिला के लिए क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? उनको दाखिला के लिए
जो है इंट्रेंस में बैठना चाहिए। इंट्रेंस के लिए क्या क्या तरकीब अपनानी चाहिए? इंट्रेंस के लिए पहले फॉर्म भरना पड़ता है, हाँ, फिर हाँ। एक डेट आती क्या है, पढ़ा जाए? फिर जो है खासकर यहाँ के लिए दक्कन को पढ़ा जाए, दक्कन को पढ़ा जाए, दक्कन को पढ़ा जाए HCU के लिए। HCU के लिए। और फर्स्ट पेपर के लिए GK वगैरह पढ़ा जाए, उसमें जो है कुल reasoning कुल भी बताएंगे आता है। कितने पेपर वगैरह क्या होते हैं? उसमें जो है पेपर तो एक ही होता है, ओके 70 होता नंबर है, का। 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, ओके। 35 मार्क्स के जो है वो फर्स्ट पेपर है, 35 का ही उर्दू आता है। हम्म। कभी कभी निगेटिव मार्किंग भी होती है, अच्छा, 0.5। लास्ट टाइम जब आप दिए थे नेगेटिव थी क्या? जी लास्ट टाइम नहीं थी, लेकिन उससे पहले जो है हाँ, निगेटिव तो मार्किंग पिछले 2 सालों से मित्रों नहीं है नेगेटिव? एक एग्जाम से हाँ नहीं है, नहीं तो है। आपको प्रश्न पत्र पढ़ लेना होगा क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो जनरली अगर देखा जाए तो क्या एक सेफ स्कोर माना जाता है इंटरव्यू कॉल पाने के लिए? इंटर 70 नंबर में से 35 तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया हाँ। 50% है, जो कि UGC रूल फॉलो करती है ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट, और 35 प्लस है तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाता है। जी। अब आप ये अगर बताइए, आपका नेट है या JRF है या कुछ भी है, और अगर आपने जो है इंट्रेंस नहीं क्वालिफाई किया तो आप HCU में एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ के लिए शर्त है कि admission एंट्रेंस क्वालिफाई करना ही जी पड़ेगा। क्वालिफाई। So minded friends, you must have to qualify the entrance. Only NET or JRF is not enough to qualify the written exam. So written exam must you have to qualify. और For this अब Yes. उर्दू डिपार्टमेंट ने HCU के लिए अब उर्दू डिपार्टमेंट ने एक नई चीज़ जो है, एक नया दाखिले लेकर आए हैं कि BA और MA उर्दू में इंटीग्रेटेड रहेगा। इसमें इस बार अच्छा। 2021 में 5 सीट निकाली है। ओहो 5 सीट निकाली है। इससे पहले BA नहीं था। नहीं थी, नहीं थी। हाँ BA नहीं था, अब BA और MA दोनों इंटीग्रेटेड है। 5 सीट भी है इस बार। वाह वाह। तो आप हमें ये बताइए, जो शोध के लिए जिसमें जो आप तो PhD के लिए आएंगे, PhD के लिए पास्ट ईयर का क्या रोल है? पेपर जो पास्ट ईयर का पेपर है उसका क्या रोल है? अगर सॉल्व करें बच्चे, कुछ लोग बच्चे उसको सॉल्व करें तो उससे हमें जो है ये मिल जाता है कि किस तरीके से एक उर्दू ट्रेंड में, पता चल जाता हाँ, है किस क्या तरीके के पढ़ना है उर्दू क्या में नहीं सवाल पढ़ना। आते हैं, किस तरीके से और हम कोई तैयारी कर सकते स्पेसिफिक हैं। बुक्स नोट्स आप बताना नहीं, चाहेंगे? ऐसी तो कोई बुक्स नहीं है, खासकर दक्कन है और उर्दू लिटरेचर जरूरी उर्दू है। और लिटरेचर। नेट का जो सिलेबस है, नेट सिलेबस हाँ वो भी कुछ काम में आता है। और कुछ SU रिसर्च के के भी क्वेश्चन रहते हैं? हाँ रिसर्च के भी क्वेश्चन रहते हैं। 1-2 क्वेश्चन तहकीक के फन से भी आते हैं, जो ज्ञानचंद जैन की किताब। ज्ञानचंद जैन की किताब मित्रों आपको करना होगा तहकीक के बाद। ओके, और कुल मिला के आप यानी 3 लाइन में देखा जाए, एक तो पास्ट ईयर पेपर करना होगा, कुछ क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाते हैं, वो हो सकता है रीजनिंग के आ जाते हैं, रीजनिंग के आ लेकिन जाएं। उर्दू के नहीं टकराते। और आपको दक्कन पढ़ना होगा अच्छे से, और जो UGC नेट का सिलेबस है उसको अच्छे से करना होगा। जी जी। और आप अगर रिटर्न में मार्क्स अच्छे लाते हैं तो तकरीबन आपका एडमिशन तय है यहाँ। एडमिशन तय है। अच्छा। और अगर आप इंट्रेंस भी निकाल लेते हैं और JRF भी हैं तो फिर मसला नूरू नला नहीं है। वाह वाह, इंशाल्लाह। तो अब हम आते हैं बंधु भाई पे। और यहाँ का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है हर तरीके से। यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ उर्दू लिटरेचर पर बहुत मवाद है। वाह वाह। शायद इतना मवाद मैंने कहीं नहीं देखा। उर्दू का हिंदी से भी ज्यादा मुझे है। लगता है बहुत हाँ, क्योंकि बहुत ये है उर्दू का लगभग यार गढ़ यहाँ है एक मुदक्कन। किताब थी जो मेरा टॉपिक था निज़ाम रामपुरी, वो मैंने सब में तलाशी, नहीं मिला। नहीं मिली, लेकिन HCU में आके ये है हमारा वो मुझे HCU भाई, जो किताब कहीं नहीं हुआ HCU का है, और हमारे चश्मदीद याकूब जी हैं। तो आप ये बताइए, जो बंधु भाई बताएंगे, रिसर्च प्रपोजल का क्या रोल है हिंदी विभाग में? क्योंकि बहुत लोग इस चिंता में, व्यथा में रहते हैं जो हमारा यार रिसर्च प्रपोजल नहीं है। नहीं, बंधु जी बताएंगे। जो हिंदी डिपार्टमेंट का भी वही है, हिंदी के लोग हैं, अवेलेबल है रिसोर्सेज, सो हम उतने डिटेल में नहीं बात करेंगे। एक्चुअली हिंदी में पढ़ना क्या है आप सभी जानते हैं, काफ़ी है, बंधु भाई फिर भी बताएंगे। बट हम बात करेंगे रिसर्च जो प्रपोजल है उसका क्या रोल है एडमिशन के दौरान? रिसर्च प्रपोजल दरअसल मैं बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूँ। रिसर्च की इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए इतनी ज़्यादा आज़ादी है, लोगों को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता है। नहीं, वो जो प्रपोजल आप दे देते हैं, हाँ। सिनॉप्सिस जिसको बोलते नहीं, हैं, उसका कोई खास रोल नहीं है, देखिए, बस उतना केवल- रोल नहीं है। केवल एंट्रेंस एग्जाम सबसे बड़ी बात यहाँ पर। एंट्रेंस इज द की टू क्लियर द PhD हिंदी और एग्जाम। आप सोच रहे हैं कि अगर आपको वो टॉपिक को देख कर कहीं मिल जाए, कोई नया टॉपिक आ गया, कल के दिन आ गया और उस पर कर दूं, पसमानदा पे काम कर दूं तो मिल जाए एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है बहुत अच्छे नंबरों से, और आपके फिर जो दिल में हो रिसर्च में टॉपिक वो आपको करा और दिया आप जाएगा। रिसर्च टॉपिक जो लाए हैं वो बाद में बदल भी सकते हैं। हाँ, बदल भी निश्चित सकते हैं, बदला लेकिन- जाता है, मैं खुद बदला हूँ। देखिए, ये हैं हमारे मैं जब जामिया में गया था तो मैं ये विभाजन पे लेकर गया था कहानियों को, काफ़ी बताया कि वहाँ पर बहुत कहानियाँ काम पे हो गई है, तो मुझे छोड़ना पड़ा। तो अगर एक चीज़ और देखा जाए, जहाँ तक यहाँ एक मिनट, बारिश आ गई है दोस्तों, देखते हैं। पॉज कर दो, तेज हो रही बारिश। पॉज कर दो। तो मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे जो रिसर्च प्रपोजल का क्या महत्व है। बंधु भाई उस पर कुछ प्रकाश डाल रहे थे कि उतना ज़्यादा मायने नहीं है,
फर्स्ट यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन रिटन एग्जाम। आपको रिटन एग्जाम में अधिकतम मार्क्स लाने हैं यहाँ, और उसके लिए बंधु भाई कुछ प्रकाश डालेंगे जो अधिक से अधिक कैसे रिटर्न में मार्क्स लाया जाए। तो बंधु भाई कुछ बोलेंगे इस बारे में, अधिक से अधिक रिटर्न में कैसे लाया जाए। रिटर्न में अधिक मार्क्स लाने का देखो, अभी 2-3 सालों से जो पैटर्न हैदराबाद का बदला है, उसमें सीधी सी बात है कि ज्ञान का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, केवल रटो, जितना ज़्यादा आप रट सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर करके कवर करके लो। तो ये आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा जो ज्ञान का उतना रोल नहीं है, बट ये काफी यथार्थवादी इंसान है, काफी यथार्थवादी हैं। मैं इनकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। ये चेस भी काफी उम्दा खेलते हैं। आज ही मैं पहला मैच इनके साथ खेला और देखिए बदकिस्मती से हार भी गया, और मैं आज इनके साथ कुछ संवाद कर रहा हूँ। तो उतना रोल नहीं है ज्ञान का, आपको रटना है। हिंदी में यहाँ पीएचडी में आना है, यहाँ फिर जाकर ज्ञान पे लिए जेआरएफ के लिए भी वही काम करना है। जेआरएफ कई लोग निकाले हुए हैं, कुछ नहीं, बहुत लोग। तो रटना है हिंदी में, ज्यादा रिटर्न मार्क्स में लाना है। तो अब आप कुछ बता दीजिए फिर भी रटने में क्या क्या एरिया को फोकस किया जैसे कि हिंदी साहित्य को पढ़ना, जैसे मैं फर्स्ट पेपर को बता दूं, जो हिंदी वाले पढ़ते हैं, केवीएस मदान की एक बुक आजकल बहुत अच्छी आ रही है। पेपर और इसके पहले ट्रू मैंस की एक बुक आती थी, भले ही उसको हिंदी मीडियम वाले कम पढ़ते थे, लेकिन बहुत लाजवाब किताब है वो। उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो बताने का तरीका है, वो बहुत ऊपर लेवल का है। उसको क्लियर कर लेने के बाद, उसको पढ़ लेने का मुझे नहीं लगता कोई और दूसरी बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन अभी एक पिछले साल से जो दृष्टि ने एक फर्स्ट पेपर के लिए बहुत उम्दा किताब बनाई है। दृष्टि आईएएस एक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप लोग जानते होंगे। फर्स्ट पेपर के लिए सबसे बहुत शानदार, बच्चे लैंग्वेज में बहुत हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी मददगार है वो बुक। तो ये फर्स्ट पेपर के लिए होगा। सेकंड पेपर के लिए सबसे ज़्यादा आपको काम करना है, एक जो है जो हमेशा पढ़ना है, हिंदी साहित्य का गीता कहा जाता है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, सबसे पहला। क्योंकि उसके बिना मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी हिंदी पढ़ता हूँ बोलता होगा। नोट कर ले मित्रों, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा एक बुक हो गया विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तीसरा एक बुक है राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य की संवेदना एवं उसका विकास। ये 3 बुक सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं अगर नेट को भी अगर आपको कवर करना है तो रामचंद्र तिवारी की है हिंदी का गद्य साहित्य। बस ये 4 बुक पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी बुक की जरूरत है। बाकी आपको आलोचना के क्षेत्र में उतरना है, चाहे किसी भी चीज में उतरना है, तो आपको बोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा। बाकी वो चीज रटने से नहीं आ सकता। उसको आप जितना सीखेंगे, एक वाकपटुता, आपस में ये जो यूनिवर्सिटी कल्चर को आपको जीना होगा, जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू में जो चीज देखने को मिलता है ना, तो किसी डिग्री कॉलेज को दूर की बात है, बहुत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी ऐसा माहौल नहीं है। तो वो आपको यहाँ आकर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आप यहाँ आइए, स्वागत है आप। रिसर्च का एक यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है, आपस में भाईचारा है, लोग बैठ के, कई हिंदी चौपाल भी है यहाँ पर। यूनिवर्सिटी का तो मतलब ही यही है कि मेरे साथ उर्दू वाले की दोस्ती है, फिलोसफी वाले, इकोनॉमिक्स वाला हूँ, इकोनॉमिक्स वाला है। ये डिग्री कॉलेजों में ऐसा नहीं होता, छोटे कॉलेजों में ऐसा नहीं होता, 3-4 लोग बैठ गए, वही उनके दोस्त है, ऐसा नहीं। यहाँ पर अभी आईआईटी वाला, एमटेक वाला आ जाएगा, मुझसे दोस्ती करेगा, इकोनॉमिक्स वाला हमारा कैमरामैन है। तो ये ऐसा है यहाँ पर। तो ये एक यूनिवर्सिटी कल्चर का फायदा, इसका सबसे बड़ी बात यही होती है कि फायदा इसका है। अगर फायदा भी है, प्लस यहाँ पे यकसानियत भी है, सबों को यकसानियत भी है, बराबर तोला जाता, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है किसी भी तरीके से। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सीनियर जूनियर बराबरी का, जो सब बराबरी है। अच्छा याकूब भाई, आप हमें ये बताइए, अगर कुछ लोगों का यहाँ पे दाखिला होता है, बेसिकली अगर 2-3 चुनौतियों का बात किया जाए, बाहर से आएंगे लोग, कश्मीर से आएंगे, यूपी से आएंगे, बिहार से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, अलग अलग राज्य से आएंगे, तो रिसर्च के एरिया में आने के बाद 2-3 चुनौतियाँ यहाँ क्या है, ताकि लोग वो मेंटली प्रिपेयर्ड यहाँ आए। कुछ लोग प्रीफर करते हैं कहीं और जाना, बट यहाँ आए तो उनको क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं? यहाँ कोर्स वर्क वगैरह यहाँ क्या है, ठीक ठाक है? कोर्स वर्क तो यहाँ 6 मंथ होता है। 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। उसमें जो है आपको दिखा देंगे पूरे तरीके से कि आपको पीएचडी का मकाला किस तरीके से लिखना है, कहाँ से आपको मटेरियल इकट्ठा करना है, किस तरीके से आपको जो है वो रेफरेंस देना है, और किस तरीके से आपको जो है मतलब जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कैसे मवाद तलाशना है, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर यहाँ पे जो है क्लासेस के दरमियान ये भी सिखाया जाता है कि आपको मकाले में जो ज़ुबान है वो किस तरीके की आपको ज़ुबान इस्तेमाल करना है, मतलब सादा तो करना आपको किताब से बाहर निकल कर भी यहाँ एक उम्दे तरीके जी से जी 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 यहाँ वो चीज़ पढ़ाते हैं जो किताब में कहीं वाह मिलेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, फिर जो हमारे जो है यहाँ पे पढ़ाते हैं उसमें 4 जो है टॉपिक रहते हैं कि आपको तनकीद किस तरीके से करनी है, आपको मटेरियल किस तरीके से इकट्ठा करना है। अगर आप किसी नावल को पढ़ते हैं तो उसका जो है आपको जुज निकाल के वो किस तरीके से पेश करना है। वाह वाह वाह, रस। हाँ, रस निकाल के वो आपको किस तरीके से पेश करना है। और सबसे अच्छी बात जो है वो यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे सब प्रोफेसर हैं, जिंदा दिल प्रोफेसर हैं यहाँ।